हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 28 अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि प्लासी का युद्ध कौन सी जगह पे हुआ था। तो यह हुआ था बंगाल में। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आंसर है हमारा कोलकाता। दरअसल कोलकाता आंसर इसलिए भी सही है क्योंकि कोलकाता की सीमा रेखाएं उस टाइम पर बहुत बड़ी हुआ करती थी। लगभग ये पूरा बंगाल ही कवर करती थी। प्लासी का जो युद्ध है ये 23 जून 1757 को हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। उस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने इस बैटल को लड़ा था। और सिराजुद्दौला का साथ देने के लिए यहाँ पर फ्रेंच अलाइंस थी, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला का साथ दे रही थी। लेकिन आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था और उसके बाद मार भी डाला था। उसका कारण यह था कि सिराजुद्दौला से मीर कासिम ने बगावत कर दी थी नवाब बनने के लिए, और ऐसा ही हुआ। ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को यहाँ पर एक ग्रीड दिया था कि अगर तुम बगावत कर दोगे और अगर तुम धोखा दे दोगे सिराजुद्दौला को, तो हम तुम्हें नया नवाब बना देंगे बंगाल का, और ऐसा ही हुआ था। तो अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और स्टैटिक जीके की बुक आप अमेजोन से ऑर्डर करके किसी भी राज्य या यूटी में रहते हैं आप मेरी किताब ये मंगा सकते हैं। हर एक एग्जाम के लिए रेलेवेंट है ये किताब। इसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर है। साथ में 2100 से ज़्यादा स्टैटिक जीके के बेस्ट क्वेश्चंस भी हैं। सारे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा फैसला लिया गया है कि ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे? तो ये तेलंगाना में मुख्यमंत्री ए रेवांत रेड्डी हैं। इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि आने वाले समय में अगले 2 सालों में तेलंगाना के अंदर एक नया विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जो कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा अपने आप में। इसमें ऐसे भावी खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जो कि आगे चल के ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लाएंगे। ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं भारत की ज़मीन पर हैं, लेकिन हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज अगर हों, तो हम भी चाइना, ऑस्ट्रेलिया इन सभी की तरह बेहतर से बेहतर पदक ला सकते हैं। इस बार के ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड हमारे हाथ नहीं लगा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तेलंगाना में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है जिष्णु देव वर्मा। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिष्णु देव वर्मा। और तेलंगाना में कई तरीके के फोक डांस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक गिसादी होता है फोक डांस, और एक होता है थोरू, और एक होता है लंबादी नाच, पेरनी नाच। ये सारे फोक डांस हैं यहाँ के। बाय द वे, जो मैं आपको डेली की पीडीएफ देता हूँ, अगर आप उसे ठीक से पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बहुत सारी मैं आपको देता हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप डेली की पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें टेलीग्राम से। हाल ही में ये कौन सा देश है जिसको भारत ने हराकर मरहबा कप में सिल्वर मेडल जीता है? पहले तो आप ये समझे कि मरहबा कप किससे रिलेटेड है। तो दरअसल ये सर्फिंग से रिलेटेड है। सर्फिंग क्या होता है? की लहरों में इस तरीके से जब आप तैरते हो इस पर्टिकुलर स्लेट के ऊपर, तो इसे बोला जाता है सर्फिंग। ठीक है। तो इसमें जो मरहबा कप है इसका आयोजन किया गया मालदीव्स में, और मालदीव्स के बीचेस में इसका आयोजन किया गया था, और काफ़ी बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। तो सेमीफाइनल में इसमें चाइना को हराया है भारत ने, और सेकंड नंबर पे भारत रहा सिल्वर मेडल के साथ। चाइना ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सवाल ये उठता है कि गोल्ड किसने जीता है? तो नंबर 1 पे यहाँ पर जापान रहा है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है भारत सरकार का जिसके द्वारा विज्ञान धारा योजना को हरी झंडी दिखा दी गई है? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके द्वारा फैसला लिया गया है कि विज्ञान धारा योजना पूरे भारत भर में लॉन्च करी जाएगी। अब इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य है साइंटिफिक टर्म में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड करी जाएगी। मतलब कहने का ये है कि हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस को और बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी क्वालिटी बेहतर करी जाएगी। दूसरे नंबर पे इसको बांटा गया है आर एंड डी के क्षेत्र में, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
और तीसरे नंबर पे जो है ये रखा गया है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि नई नई टेक्नोलॉजीज हम लोग ज्यादा से ज्यादा बनाएं। अब ये हो कैसे पाएगा? तो भारत सरकार ने जो फाइनेंस कमीशन है उसमें पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के लिए 10,500 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। करीब मतलब 10,500 करोड़ की धनराशि है। इसकी मदद से पूरे भारत में साइंटिफिक टर्म को और प्रमोट किया जाएगा। टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये भारतीय मूल के अमरीकी हैं। इनका नाम है अरुण अग्रवाल। और इनको इकोनॉमिक क्षेत्र में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ये एक बिजनेस पर्सन तो है ही, और साथ में फिलेंथ्रोपिस्ट भी है। मतलब लोगों के परोपकार के लिए भी कार्य करते हैं फ्री में। तो इनको अपॉइंट किया गया है अब से टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन के रूप में। और बात आपको ध्यान रखनी है, हाल फिलहाल में ही आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? ये परमानेंट डायरेक्टर जनरल नहीं है, एडीजी है, मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल। तो इनका नाम है संजीव रैना। क्या नाम है? संजीव रैना। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा ईवी चार्जिंग स्टेशन और हार्डवेयर एम्यूलेशन फैसिलिटी केरल में लॉन्च करी गई है? तो ये है सीडेक। और सीडेक को क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है पुणे। आपको पता है सीडेक एक ऐसा संस्थान है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मेन फ्रेम्स कंप्यूटर बनाता है। और इनके द्वारा फैसला लिया गया है कि केरल में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस आगे आने वाले समय में और बेहतर बना के देंगे, जो कि कम से कम समय में व्हीकल्स को चार्ज कर सकें। और साथ में हार्डवेयर एमुलेशन फैसिलिटी भी देंगे, उससे जुड़े हुए जो भी हार्डवेयर्स आते हैं। मतलब कहने का ये कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग से जुड़े हुए जो हार्डवेयर हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कई बार आपको कम वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिलता है कंपनी की तरफ से। अब आप फास्ट चार्जिंग चाहते हो तो आप यहाँ से खरीद भी सकते होगे। तो ये फैसला लिया गया है इनका, और इसको केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। भारत ने कौन से देश के साथ ये फैसला लिया है कि ये एंटी टेरर कॉरपोरेशन पैक्ट साइन करेंगे? तो भारत ने ये पैक्ट इंडोनेशिया के साथ हाल ही में साइन किया है। और आतंकवाद विरोधी सहयोग है दरअसल दोनों देशों के बीच में। और इसमें कड़ी निंदा भी करी गई है पाकिस्तान के सपोर्ट से। जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं इधर हिमालयन रेंजेस में, वो सब जिस तरीके से पनप रहे हैं और लगातार अभी भी घुसपैठ जारी रहती है पाकिस्तान की तरफ से। तो दरअसल ये पाकिस्तानी आर्मी नहीं कर रही है, या मिलिटेंट ग्रुप्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको बैक किससे मिल रहा है? तो इनको बैक पाकिस्तानी आर्मी से ही मिल रहा है। तो इस बात की इसमें कड़ी निंदा करी गई है। दोनों देशों ने यहाँ पर भी फोकस किया है कि इस टाइम पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर पा रहे हैं, उनको ये नई टेक्नोलॉजी पहुंचाने का काम कौन कर रहा है। तो किस तरीके से इस बात पर भी सैंक्शन लगाया जा सके कि उन पर ये नई टेक्नोलॉजी ना पहुंचे। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस? तो इसको लॉन्च किया गया है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। ये एक तरीके का नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसको टाटा एआईए लाइफ ने लॉन्च किया है। अब संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस का मेन पर्पस क्या है? देखिए, नॉर्मल आपका इंश्योरेंस कवर की ही तरह है। इसमें डेथ इंश्योरेंस कवर है व्यक्ति का। ठीक है, डेथ इंश्योरेंस कवर का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके मरने पर उतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी उसके घर वालों को देती है। लेकिन अभी तक ऐसा किसी कंपनी ने नहीं किया था जो कि इन्होंने अपने इस प्रोडक्ट में लॉन्च किया है। इसमें खास बात यह है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही सबसे पहले 3 लाख रुपए की धनराशि डिसबर्स कर दी जाएगी कंपनी की तरफ से। और उसके बाद बाकी का प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर 1 करोड़ रुपए मिलने हैं तो 97 करोड़ बाद में मिलेंगे, 15 से 20 दिन के अंदर, या 1 महीना उसमें लग सकता है। बाकी के जो 3 लाख है, तो 3 लाख ये पहले ही 3 से 4 दिन में शुरुआत में दे दिए जाएंगे। टाटा एआईए जिसकी स्थापना साल 2001 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके सीईओ हैं नवीन तहलयानी। क्या नाम है? नवीन तहलयानी। हाल ही में विश्व जल सप्ताह कौन से दिन मनाया गया 2024 का? तो दरअसल हर साल
वर्ल्ड वाटर वीक जो है, ये अगस्त के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। इस बार ये मनाया गया 25 से लेकर 29 अगस्त तक ये मनाया जा रहा है। और ये जो सप्ताह है, ये पहली बार सन 1991 में मनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य है कि वाटर क्राइसिस के जो चैलेंजेस हैं, उनको एक तरीके से फेस करना। आज की डेट में लगातार आप देख रहे हो, पृथ्वी के अंदर पानी की समस्या होती चली जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आप देख रहे हो बहुत सारे भारत की भी मेट्रो सिटीज़ हैं, जहाँ पर वाटर क्राइसिस हो गई है, जैसे कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में हो गई है, बैंगलोर में हो गई है, चेन्नई में तो सबसे ज़्यादा हो गई है। तो इन सारे चैलेंजेस को फेस करना इस सप्ताह को मनाने का मेन उद्देश्य है। नेस्कॉम, जिसको बोलते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, और नेस्कॉम एक वो विंग है भारत सरकार का, या आप बोल सकते हो भारत सरकार के अंडरटेकन है, जो कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं भारत सरकार को। तो इसके नए चेयरपर्सन के रूप में कौन अपॉइंट करी गई हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। अब से ये होंगी नई चेयरपर्सन। और इन्होंने जिनकी जगह ली है, ये हैं राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार रिटायर नहीं हुए हैं, इनको प्रेसिडेंट की पोस्ट पर डेजिग्नेट कर दिया गया है, मतलब इनका प्रमोशन हो गया है और इनकी जगह पर सिंधु गंगाधरन आ गई हैं। वियतनाम की पार्लियामेंट के द्वारा कितने नए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं फिलहाल में? तो वियतनाम में पहले से ही 2 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, अब 3 नए और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। इनके नाम क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये अभी तक फॉरेन मिनिस्टर थे, इनका नाम है बुई थान सन, ठीक है? जो दूसरे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनका नाम है हो डक फोक। क्या नाम है? हो डक फोक। और जो तीसरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अभी तक चीफ जस्टिस हुआ करते थे वियतनाम के, इनका नाम है गुएन होआ बिन। गुएन होआ बिन। टेंशन ना लीजिए, बाकी पीडीएफ में सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है, वहां से आप क्लियरली पढ़ पाएंगे। तो अब वियतनाम के टोटल 5 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। और यहाँ के इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? ये है तो लाम। कौन है? तो लाम। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। तो ये जो पांचों डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ये फाम मिन चिन को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। ये कौन सा संस्थान है जिसको फिलहाल 2 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये जो 2 अवार्ड इनको दिए गए हैं, एक तो हेल्थ केयर के क्षेत्र में दिया गया है और दूसरा स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। काफी पुराना संस्थान है, इसकी स्थापना सन 1884 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और ये जो जीआरएसी है, ये इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप्स बनाने का भी काम करती है। बेसिकली तो ये वॉरशिप बनाने का काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बहुत सारे हेल्थ केयर से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं और उसके क्षेत्र में बहुत सारा फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क भी करते हैं। इतना ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कई सारी वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि आने वाले नए नए युवाओं को नई स्किल्स और ट्रेनिंग दी जा सके, अप टू डेट किया जा सके। फिलहाल में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये कौन है जिनको पाकिस्तान सरकार की तरफ से सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मैंने आपको कुछ ही टाइम पहले बताया था, अभी जब पेरिस ओलंपिक्स खत्म हुए थे उस टाइम की बात है। तो ये हैं अरशद नदीम, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, और नीरज चोपड़ा सेकंड आए थे, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। तो अरशद नदीम को अब हिलाल ए इम्तियाज दे दिया गया है। क्या नाम है? हिलाल ए इम्तियाज, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। और पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसको बोलते हैं निशान ए पाकिस्तान। और तीसरा सर्वोच्च सम्मान इसको बोलते हैं सितारा ए पाकिस्तान। पहले ऐसे भारतीय स्पेस टूरिस्ट कौन हैं जो कि हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस भारत लौट आए हैं? तो ये हैं गोपी थोटाकुरा। क्या नाम है? गोपी चंद थोटाकुरा। और ये जो यात्रा करके आए हैं स्पेस की, ये ब्लू ओरिजिन के थ्रू करके आए हैं। ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है, जिनकी अमेजॉन कंपनी है ना, उन्हीं की स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो ये इनको स्पेस की यात्रा पर ले गई थी। इसी के साथ इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करके आए हैं वापस। और पूरे दुनिया में अगर बात करी जाए, तो 1961 में पहले ऐसे पूरे दुनिया के व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था या अंतरिक्ष में गए थे? तो ये हैं यूरी गागरिन। और अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984 में गए थे।
जीएसजीके का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। यह लाइव बैच है जो कि एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में डेली सुबह 11 बजे चल रहा है। हिस्ट्री का योद्धा बैच भी चल रहा है, यह भी स्टार्ट हो चुका है। इन दोनों बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब ऑफर खत्म हो चुका है, तो आप इसे फुल फीस में ही ज्वाइन इस टाइम पर कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इन बैचेस में मैं ये जो फाउंडेशन बैच है, ये आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है। और साथ में ये जो हिस्ट्री का भी है, इसके लिए भी आप कंसीडर कर सकते हो कोई भी एग्ज़ाम के लिए इसे। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, दिल्ली सल्तनत में ये कौन-सा सुल्तान था या कौन-सा शासक था जिसने गाज़ी की उपाधि हासिल करी थी या गाज़ी का टाइटल एक्सेप्ट किया था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। आप YouTube पे मुझसे पढ़ चुके हैं, आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। जब मैं टॉपिक पर जाता हूं तो उसकी गहराई पर हर एक चीज को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपके लिए लेकर आता हूं कि आपको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपको तो पता ही है, YouTube पर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ चुके हो, पॉलिटी पढ़ चुके हो, ज्योग्राफी पढ़ चुके हो, और आप जानते हो कि कभी भी आपका इंटरेस्ट इससे पहले जीएस में नहीं बनता था, लेकिन मुझसे पढ़ने के बाद आपका वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। आज हम एक एक साल तक जीएस पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब एग्जाम में वो 25 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जीएस के, तो वहां पे सिर्फ हम 5 या 6 ही क्यों अटेम्प्ट कर पाते हैं? उसका कारण यह है कि जीएस में हमारी दिशा निर्देश सही नहीं है। हमें यही नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये बैच मैं इसीलिए लेकर आया हूं, काफी टाइम के बाद मैं अपना लाइव बैच लॉन्च कर रहा हूं। इस बैच की मदद से आप अपना पूरा जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या फिर कोई भी राज्य का वनडे एग्जाम हो। हर एक एग्जाम के लिए इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। इस बैच को मैं 22 अगस्त से शुरू करने जा रहा हूं। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इतना ही नहीं, कंप्यूटर और साथ में वन लाइनर्स, ये सब कुछ मैं आपको इन लाइव क्लासेस में कवर कराऊंगा। तो इस सिलेबस को हम साथ मिलकर कवर करेंगे और आने वाले किसी भी एग्जाम में जीएस अगर आपकी समस्या बनी हुई है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप जीएस में बहुत ही आसानी से 70% से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। 22 अगस्त तक ये ऑफर है कि अगर आप एनरोल करते हैं तो 799 रुपए में आप ये बैच पे एनरोल कर सकते हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद से वापस से वही फीस हो जाएगी जो हमेशा से हुआ करती थी, 1999। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। इससे बेहतर ऑफर में मैंने बैच कभी नहीं लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि 15 अगस्त का दिन है, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो इस वजह से ऑफर मैं आपको दे रहा हूं। ये लास्ट ऑफर है इस बैच के लिए, इसे आप 22 अगस्त तक अवेल कर सकते हैं। बैच का रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक एक करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ सीक्वेंस में कवर करेंगे। तो चलिए फिर 22 अगस्त को मुलाकात होती है। एक नई शुरुआत को बड़ी ही खूबसूरती से ले जाएंगे और बुनते हुए अपनी मंजिल तक जाएंगे। तभी तो मैं कहता हूं, सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए।